नमस्कार दोस्तों। नीता और सब इंस्पेक्टर वरुण रिश्ते में भाई बहन लगते थे। इसके बावजूद उन्होंने संबंध बना लिए। वरुण का नीता के घर बहुत ज्यादा आना जाना था। वरुण की नौकरी लखनऊ में थी। नीता उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की रहने वाले हरि सिंह की बेटी थी। हरि सिंह पक्का शराबी था। अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा वह शराब में उड़ा देता था। बाप की देखा देखी बड़े बेटे को भी शराब का शौक लग गया। जैसा बाप वैसा बेटा। रामू कुछ करता भी नहीं था। नीता बड़ी हुई तो हरि सिंह को उसकी शादी की चिंता हुई। उसके पास कोई खास जमा पूंजी तो थी नहीं, इसलिए वह इस तरह का लड़का चाहता था जहां ज्यादा दान दहेज न देना पड़े। उसने तलाश शुरू की तो जल्दी ही उसे कानपुर शहर में किराए पर रहने वाला नरेंद्र सिंह मिल गया। नरेंद्र सिंह शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर था। हरि सिंह को नरेंद्र पसंद आ गया। उसके बाद अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करके उसने नीता की शादी नरेंद्र सिंह के साथ कर दी। नीता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर नरेंद्र बेहद खुश था। हंसी खुशी से समय गुजरने लगा, लेकिन समय के साथ नीता 2 बेटों की मां बनी। बच्चे होने के बाद खर्च तो बढ़ गया, जबकि आमदनी वही रही। नरेंद्र को 5,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसमें से 2,000 रुपए किराए के निकल जाते थे। 1,000-1,500 रुपए नीता के फैशन पर खर्च हो जाते थे। बाकी बचे रुपयों में घर चलाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पैसों को लेकर अक्सर नरेंद्र और नीता में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रोज रोज की लड़ाई और अधिक कमाई के चक्कर में नरेंद्र ने नीता की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। पत्नी की किचकिच की वजह से वह तनाव में भी रहने लगा। इस सब से छुटकारा पाने के लिए वह शराब पीने लगा। संयोग से उसी बीच नरेंद्र के घर उसके बड़े भाई के चचेरे साले यानी नीता की जेठानी प्रीति के चचेरे भाई वरुण सिंह का आना जाना शुरू हुआ। वरुण सिंह अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहता था। वह हेड कांस्टेबल था, लेकिन इधर प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर हो गया था। नीता वरुण की मीठी मीठी बातों और अच्छे व्यवहार से काफी प्रभावित थी। एक तरह से नीलम उसकी बहन थी, लेकिन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद नीता की देहयष्टि और सुंदरता ऐसी थी कि किसी भी पुरुष की नीयत खराब हो सकती थी। शायद यही वजह थी कि भाई लगने के बावजूद वरुण की भी नीयत उस पर खराब हो गई थी। घर आने जाने से वरुण सिंह को नीलम की परेशानियों का पता चल ही गया था, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए वह उसकी परेशानियों का फायदा उठाते हुए हर तरह से मदद करने लगा। नीता जब भी उससे पैसा मांगती, वह बिना नानुकुर किए दे देता। अगर कभी नरेंद्र पैसे मांग लेता तो वह उसे भी दे देता। नरेंद्र भले ही वरुण की मन की बात से अनजान था, लेकिन नीता सब जानती थी। वह जान गई थी कि नरेंद्र उस पर इतना क्यों मेहरबान है। उसकी नजरों से उसने उसके दिल की बात जान ली थी। एक तो नीता को पति का सुख उस तरह नहीं मिल रहा था जिस तरह मिलना चाहिए था। दूसरे वरुण अब उसकी जरूरत बन गया था, इसलिए उसे जाल में फंसाए रखने के लिए नीता उससे हंसी मजाक ही नहीं करने लगी, बल्कि उसके करीब भी आने लगी थी। आस पड़ोस में सभी लोगों को उसने यही बता रहा था कि ये उसके जेठानी का भाई है, इसलिए नीता को लगता था कि उसके आने जाने पर कोई शक नहीं करेगा। नीता की मौन सहमति पाकर एक दिन उसे घर में अकेली पाकर वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। बनावटी नानुकुर के बाद उसने वरुण को अपने आप को सौंप दिया। वरुण से उसे जो सुख मिला, उसने रिश्तों की मर्यादा को भुला दिया। इसके बाद नीता और वरुण जब भी मौका पाते एक हो जाते। नीता को वरुण के साथ संबंध बनाने में कुछ ज्यादा ही आनंद आता था, इसलिए वह उसका भरपूर सहयोग करने लगी थी। कभी कभी तो वरुण से मिलने वाले सुख के लिए वह बच्चों को बहाने से घर के बाहर भी भेज देती थी। कुछ सालों तक तो उनका यह संबंध लोगों की नजरों से छिपा रहा, लेकिन वरुण का नरेंद्र के घर अक्सर आना और घंटों पड़े रहना लोगों को खटकने लगा। नीता और उसके सब इंस्पेक्टर भाई के हाव भाव और कार्यशैली से लोगों को विश्वास हो गया कि उनके बीच कुछ तो है। वरुण बेहद चालाकी से काम ले रहा था। वह जब भी नरेंद्र की मौजूदगी में आता, काफी गंभीर बना रहता। वह इस बात का आभास तक न होने देता कि उसके और नीता के बीच कुछ चल रहा है। तब वह पूरी तरह से रिश्तेदार बना रहता, लेकिन एकांत मिलते ही
वह रिश्तेदार के बजाय नीता का प्रेमी बन जाता। जब मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो पड़ोसियों ने नरेंद्र के कान भरने शुरू किए। उसने अतीत में झांका तो उसे भी संदेह हुआ। फिर एक दिन वरुण घर आया तो नरेंद्र होटल जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन आधे घंटे बाद ही वापस आ गया। उसने देखा कि दोनों बेटे बाहर खेल रहे हैं और कमरे के अंदर से सिटकनी बंद है। उसने बेटे से पूछा, क्या बात है, कमरे का दरवाजा क्यों बंद है? तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, मम्मी और मामा कमरे में हैं, हम कब से उन्हें बुला रहे हैं, वे दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र को संदेह तो था ही, अब विश्वास हो गया। वह नीता को आवाज देकर दरवाजा पीटने लगा। अचानक नरेंद्र की आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। वे जल्दी से उठे और अपने अपने कपड़े ठीक किए। इसके बाद नीता ने आकर दरवाजा खोला। नीता की हालत देखकर नरेंद्र सारा माजरा समझ गया। उसे कुछ कहे बगैर वह कमरे के अंदर आया तो देखा वरुण सोने का नाटक की चारपाई पर लेटा था। नरेंद्र खून का घूंट पीकर रह गया। उस समय उसने न तो नीता से कुछ कहा और न ही वरुण से, लेकिन उसके हाव भाव से नीता समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने भयभीत चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन तनाव में होने की वजह से सफल नहीं हो पाई। नरेंद्र सोच ही रहा था कि वह क्या करे। तभी वरुण उठा और नरेंद्र को देखकर बोला, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? नरेंद्र ने वरुण के चेहरे पर नजरें जमाकर दबे स्वर में कहा, तबीयत तो ठीक है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। इतना कहकर ही नरेंद्र बाहर चला गया। उसने जिस तरह यह बात कही थी उसे सुनकर वरुण ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसके जाते ही नरेंद्र वापस लौटा और नीता की छोटी पकड़कर बोला, इस उम्र में तुझे यह सब करते शर्म भी नहीं आई, वह भी उस आदमी के साथ जो तेरा भाई लगता है। नीता की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई। गुस्से में तप रहे नरेंद्र ने नीता को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पिटाई करने लगा। नीता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन नरेंद्र ने उसे तभी छोड़ा जब वह उसे मारते मारते थक गया। इसके बाद नरेंद्र नीता पर नजर रखने लगा था। उसने बेटों से भी कह दिया था कि जब भी मामा घर आए वे उससे बताएं। जिस दिन नरेंद्र को पता चलता कि वरुण आया था उस दिन नीता पर कहर बनकर टूटता था। अब वरुण और नीता काफी सावधानी बरतने लगे थे। वह तभी नीता से मिलने आता था जब उसे पता चलता था कि घर पर न बेटे हैं और न नरेंद्र। इसी बात की जानकारी के लिए वरुण ने नीता को एक मोबाइल फोन खरीदकर दे दिया था। इससे दोनों की रोजाना बातें तो होती ही रहती थीं। इसी से मिलने का समय भी तय होता था। एक दिन नरेंद्र ने नीता को वरुण से बातचीत करते पकड़ लिया तो मोबाइल फोन छीनकर पटक दिया, लेकिन अगले ही दिन वरुण ने उसे दूसरा मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया। काफी प्रयास के बाद भी नरेंद्र नीता और वरुण को अलग नहीं कर सका तो उसने वरुण के घर जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी से सारी बात बता दी। इसके बाद वरुण के घर कलह शुरू हो गई। ये कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लक्ष्मी ने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। पत्नी की इस धमकी से वरुण डर गया। उसने पत्नी से वादा किया कि अब वह नीता से संबंध तोड़ लेगा। उसने नीता से मिलना कम कर दिया तो इससे नीता नाराज हो गई। इधर उसने पैसों की मांग भी अधिक कर दी थी, जिससे वरुण को परेशानी होने लगी थी। एक ओर वरुण अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकता था, दूसरी ओर अब नीता से भी पीछा छुड़ाना आसान नहीं रह गया था। वह बदनाम करने की धमकी देने लगी थी। उसकी धमकी और मांगों से तंग आकर वरुण ने नीता से पीछा छुड़ाने के लिए अपने साले के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना डाली। संयोग से उसी बीच नीता ने बच्चों की ड्रेस, फीस, कॉपी किताब और घर के खर्च के लिए वरुण से 10,000 रुपए मांगे। वरुण ने कहा कि पैसों का इंतजाम होने पर वह उसे फोन से बता देगा। एक शाम 4 बजे वरुण ने नीता को फोन किया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, वह आकर पैसे ले ले। फोन पर बात होने के बाद नीता ने बेटों से कहा कि वह उनकी ड्रेस लेने दर्जी के पास जा रही है और उधर से ही वह घर का सामान भी लेती आएगी। नीता चौराहे पर पहुंची तो वरुण अपने साले के साथ कार में बैठा था। नीता को भी उसने कार में बैठा लिया। कार चल पड़ी तो नीता ने वरुण से पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया।
तब नीता नाराज होकर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। नीता की बातों से वरुण को भी गुस्सा आ गया। वह उससे छुटकारा तो पाना ही चाहता था, इसीलिए पैरों के नीचे रखी लोहे की रोड निकाली और नीता के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। उसी एक वार में नीता लुढ़क गई। इसके बाद वरुण अपना काम करता रहा और उसका साला कार चलाता रहा। चलती कार में नीता की बेरहमी से हत्या करके वरुण और उसके साले ने देर रात उसकी लाश को हाईवे के किनारे फेंक दिया और खुद कार लेकर अपने घर चले गए। इस बात की सूचना पुलिस को मिलते ही थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंच गए। अगले दिन नरेंद्र थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि नीता उसकी पत्नी है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सब इंस्पेक्टर वरुण का नीता के साथ दोस्ती थी। पुलिस की जांच में वरुण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा सब इंस्पेक्टर और उसके साले के खिलाफ दर्ज कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अभियुक्त सब इंस्पेक्टर को कानपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगे भी होते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे के लालच में अपनी और अपनों की जिंदगी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरी भाभी की बहन भाई भाभी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैं भी वहीं रहकर जॉब कर रहा था। हालात ऐसे बने कि मुझे भाभी की बहन से प्यार हो गया। मेरा नाम अंशु है। मैं 24 साल का हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। मेरे परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माता पिता हैं। मेरी छोड़ सबकी शादी हो गई है। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे माता पिता मुंबई में रहते हैं। मैं जयपुर में अपने मंझले भाई भाभी के साथ रहता हूँ। मैंने और मंझले भाई ने, जिसका नाम सुमीत है, शहर में अभी नया एक 2 BHK मकान बनाया है। अमित की शादी को 1 साल हो चुका है। उसकी शादी गांव में हुई है, लेकिन भाभी पढ़ी लिखी है। वह काफी सुंदर हैं, शर्मीली हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। भाभी का नाम अलका है। हम इस घर में 6 महीने पहले ही आए हैं। यहाँ मैं, भाई, भाभी और उनकी बहन मोहिनी रहती है। मोहिनी भी अपनी बहन की तरह ही खूबसूरत है। वह यहीं से ग्रेजुएशन कर रही है। मोहिनी के रहने से भाई भाभी अपने कमरे में और मोहिनी मेरे कमरे में अलग बेड पर सोती थी। जब भाई नहीं होते तो वह अपनी दीदी के साथ सो जाती है। हम तीनों का काफी मजाक चलता रहता था और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था मोहिनी के प्रति। सब काफी घुल मिलकर रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह भाभी मेरे कमरे में आई। मैं सो रहा था। भाभी बोली, सुनो, मोहिनी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका फोन आया है, उसे ले आओ। मैंने मोहिनी से बात की। वह रोती हुई बोली कि वह स्कूटी से गिर गई है। मैं अपनी गाड़ी ले उसे लाने चला गया। उसके हाथ पैर छिल गए थे। ये घटना इतनी सुबह हुई थी कि उस समय ना कोई क्लिनिक खुला था, ना कोई मैकेनिक। मैं उसे घर ले आया और स्कूटी को पास के ही एक दुकानदार के घर खड़ा कर दिया। दरअसल वह जॉगिंग के लिए पार्क जाती है। सुबह सुबह वहीं उसका योगा क्लास भी है, तो स्कूटी से ही जाती है। फिर घर आ, भाभी ने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर छिल गए थे, घुटने में चोट लगी थी। फिर भाभी उसके घुटनों की डेटॉल से सफाई करने लगी। उसे जलन होने लगी। मोहिनी रोती हुई बोली, मत लगाओ, बहुत जल रहा है। वह लगाने से मना करने लगी, काफी रोने लगी। भाभी उसे बेड पर सुलाते हुए कहा, इसका हाथ पकड़िए, देखते हैं कैसे नहीं लगाती है। मैंने सावधानी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके सर के तरफ से भाभी उसके पैरों को पकड़ उसके पैर साफ करने लगी। वह काफी चिल्ला रही थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने मेरा हाथ काट लिया। मैं मजाक करते हुए बोला, शांति से लगवा लो, चिल्लाओ नहीं, नहीं तो अब मुंह में कुछ डाल दूंगा। फिर भाभी ने उसके हाथ साफ किए और क्रीम लगा दी। फिर भाभी ने उसे एक पेन किलर खाने को दी। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया तो वह सो गई। फिर भाभी तैयार हो किसी NGO की मीटिंग अटेंड करने चली गई। भाभी जाते हुए बोली, मोहिनी को डॉक्टर के पास ले जाना और खाना खिला देना। फिर 11 बजे वह उठी तो मैंने उसे खाना दिया। उसकी उंगलियां भी पीछे की तरफ छील गई थी, तो मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। फिर मैंने गाड़ी में बिठा किसी क्लिनिक के लिए निकल पड़ा। हमारा घर आउट एरिया में है, तो वहां आसपास कोई क्लिनिक नहीं है।
कुछ देर बाद हम जाम में फंस गए। बैठे बैठे हालात खराब हो गई। 2 बजाने को थे। मोहिनी रुआंसी सी आवाज में बोली, चलो घर चले जाते हैं। मैं बोला, क्या हुआ? मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं, घर चलो बस। मैं बोला, अब जाम है तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ दूर पर एक क्लिनिक है, वहां दिखा लेते हैं। मोहिनी, नहीं चलो घर। मैं बोला, अरे पर हुआ क्या, बताओ तो। मोहिनी शर्माती हुई बोली, मेरे पीरियड्स हो गए और मैंने पैड भी नहीं लगाया है, स्कर्ट पर दाग लग गया होगा। मैं हंसने लगा। मोहिनी मुझे मारती हुई बोली, हंस क्यों रहे हो? मैं बोला, अगर मैं पैड ला दूं तो चलेगा? मोहिनी ने कहा, ठीक है। फिर मैं गाड़ी साइड में लगाकर सामान ले आया और उसे देते हुए कहा, पीछे जाओ और साफ कर लो। फिर मैंने उसे डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। उसके बाएं हाथ की उंगलियों में ज्यादा चोट थी तो उस हाथ में स्लिंग टांग दिया। फिर हम दवाई ले घर आ गए। 4 बज चुके थे। भाभी घर पर नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चला। जब भाभी घर पर होती तो भाभी उसकी देखभाल करती, नहीं तो मैं तो घर पर ही रहता था क्योंकि मैं घर से ही काम करता था। एक रात को हम दोनों सोने के लिए अपने अपने बेड पर लेट गए थे कि अचानक उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये क्या था? मोहिनी ने कहा, तुमने जो मेरी इतनी सेवा की उसका इनाम। मैं हंसते हुए बोला, इतना कम इनाम लूंगा मैं? मोहिनी, तो और क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं तो जंगल में जाना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा, उधर जाने की सोचना भी मत, उधर सिर्फ खास लोग जाते हैं। मैं बोला, तो मैं खास नहीं हूँ? मोहिनी ने कहा, हो पर उतने भी नहीं। मैं बोला, तो उतना खास बनने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? मोहिनी बोली, शादी। मैं मजाक करते हुए, मेरी शादी तो नहीं हुई है, मेरे भाई की शादी हो चुकी है, तो क्या वह इस जंगल में गया है? मैंने कहा, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही हो? मोहिनी ने कहा, जो तुम समझो। मैं बोला, साफ साफ बोलो तब तो मैं समझूं। मोहिनी ने कहा, सच बोलूं तो पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। मैं हंसते हुए, मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसा मजाक नहीं करो। मोहिनी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूं। कुछ देर में खामोश रहा। फिर मैं बोला, देखो हम एक ही घर में रहते हैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, इतने घुल मिल कर हंसी खुशी रहते हैं। अगर प्यार व्यार करेंगे तो हमारा इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, फिर आपके घर वालों को लगेगा कि मैंने आपका फायदा उठाया है। मोहिनी बोली, मैं समझ गई आपको। फिर वह चुपचाप सो गई। मैं कुछ बोला तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन उसने मुझसे बात नहीं की। एक रात हम सोने गए तो मैं बोला, देखा ये लव प्यार व्यार कितना खतरनाक होता है। हम कितने खुश रहते थे पहले, अब 4 दिन से तुम मुझसे नाराज हो। मोहिनी कुछ देर चुप रहने के बाद, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। शादी करोगे ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, कसम खाता हूं कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोलो तो अभी बात कर लूं शादी की, तुम्हारे घर वालों से? मोहिनी बोली, नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद। पहले मैं अपनी दीदी से बात कर लूं, तब तुम जीजा जी से बात कर लेना। मैंने कहा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी दीदी अब मेरे घर की मेंबर हैं, तो मैं अपनी भाभी से पूछ लूंगा, तुम अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। मोहिनी, ठीक है, पहले तुम पूछ लेना। अगले दिन हम उठे तो आज मैंने भाभी से बात करने की सोची, लेकिन भाई भाभी काम में बिजी थे तो बात हो नहीं पाई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन भाई काम पर चले गए, फिर भाभी भी एक ओल्ड एज होम में सेवा देने चली गई। हम दोनों अकेले थे घर में। शाम को भाई भाभी आ गईं। अगले दिन मैंने भाभी से बात करने की ठानी शादी के बारे में, लेकिन मोहिनी ने कहा, मैं ही दीदी को बता देती हूँ, वे मेरे घर पर बता देंगी। तभी मोहिनी भाभी के कमरे में गई और बोली, दीदी एक बात बतानी है। भाभी बोली, बता। मोहिनी ने कहा, मुझे अंश से प्यार है, तुम हमारी शादी की बात घर पर कर लो ना। भाभी बोली, ये सब करने आई थी यहाँ या पढ़ाई करने? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वे उसे डांटने लगी। काफी कुछ कहा सुनी हो गई दोनों में। मोहिनी काफी गुस्से वाली थी तो हो गई पैनिक। मैं दरवाजे के बाहर से उनकी सारी लड़ाई सुन रहा था। भाभी ने हमारा रिश्ता एकदम नकार दिया। मैं एकदम शॉक था भाभी का ऐसा रूप देखकर। मोहिनी को तो मैंने गुस्सा होते देखा था,
पर भाभी को आज मैं पहली बार गुस्सा होते देख रहा था। भाभी, प्यार करने के लिए तुम्हें यही मिला था? दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? और उसके लिए तू मुझसे लड़ रही है, अपनी सगी बहन से, जिसने तेरे लिए क्या नहीं किया। मोहिनी बोली, क्या किया तुमने? अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब कहाँ थी तुम? कितनी सेवा की तुमने। तुम तो सुबह चली जाती थी मीटिंग अटेंड करने। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन करता था? कुछ देर और बहस चली, फिर मोहिनी रोते हुए बाहर आ गई। मैंने उस टाइम भाभी से बात करना सही नहीं समझा। सारा दिन घर में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने अपने भाई को बताने की सोची, लेकिन उसे 2 दिन बाद 15 दिन के ट्रिप पर बाहर जाना था, तो मैंने उसे टेंशन देना सही नहीं समझा। वह काम पर चला गया। दिन में मैं भाभी से बात करने गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अगले दिन जब भाई निकलने वाला था तो भाभी बोली, आप मोहिनी को घर पहुंचा दीजिए, बहुत पढ़ लिया इसने, अब नहीं पढ़ेगी। भाई बोला, क्यों, क्या हुआ? भाभी ने कहा, अब कितना पढ़ेगी? भाई बोला, अरे अभी बहुत पढ़ना है, हाँ अगर मन नहीं लगता तो कुछ दिन कहीं घूम लेंगी, और अभी मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, आता हूँ तो बात करता हूँ। फिर भाई चला गया तो आज मैं भाभी से हिम्मत कर बात करने गया। मैं बोला, भाभी एक बात करनी थी। भाभी बोली, हाँ मुझे पता है, एक बात सुन लीजिए, मेरे परिवार की किसी भी लड़की की शादी इस परिवार में नहीं होने दूंगी। मैं बोला, आपके परिवार की? पर मुझे लगा कि हम एक ही परिवार के हैं, और क्या गलती हो गई हमारे परिवार से जो आप ऐसा बोल रही हैं? मेरी आंखें डबडबा गई। भाभी बोली, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, अब मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं बोला, अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रही हैं और मोहिनी को जाने को क्यों बोल रहे हैं? मुझसे दिक्कत है तो मुझे बोलिए, मैं ही चला जाता हूं। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मोहिनी ने हमारी बातें सुन ली थी। मेरी आंखों में आंसू देख वह गुस्से में भाभी के कमरे में गई। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उनके बीच कहा सुनी कि हल्की आवाजें मेरे कमरे में आ रही थीं। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना सामान पैक करने लगा। कुछ देर बाद मोहिनी मेरे कमरे में रोते हुए आई। मुझे सामान पैक करता देख उसने मेरा सारा सामान फिर से अलमारी में रख दिया। हम दोनों को ऐसा करता भाभी ने देख लिया। भाभी गुस्से में, तुम दोनों को एक ही कमरे में सोने ही नहीं देना चाहिए। मैं उनको देख बाहर चला गया। भाभी अपनी बहन का सारा सामान अपने कमरे में ले गई। शाम को मैं घर आया तो मोहिनी के चेहरे पर छांटे का निशान दिखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मन में गुस्सा पीकर रह गया। मोहिनी का सारा सामान मेरे कमरे में ही था। शायद सामान को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था, उसी में भाभी ने मारा होगा। मोहिनी मेरे कमरे में थी। रात को मैंने खाना नहीं खाया, मोहिनी ने भी नहीं खाया। भाभी मोहिनी का हाथ पकड़ उठाते हुए बोली, खाना नहीं खाना है, भूखी मरना है, जो करना है कर, लेकिन चल इस कमरे में नहीं सोना है, चल मेरे कमरे में। मोहिनी ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया, उन्हें धक्का दिया और मेरे कमरे में बंद हो गई। भाभी बोली, पता नहीं क्या मंत्र मारा है, और वे अपने कमरे में चली गई। मैं सोफे पर ही सो गया। रात को मोहिनी मेरे पास आ लेट गई और फपक कर रोने लगी। मैं बोला, रोना बंद करो भाभी, आ जाएंगी तो बवाल करेंगी। मैं बोला, लगता है कि ये हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे भाई से बात करूं क्या, या मम्मी पापा से? मोहिनी ने कहा, जब तक ये नहीं कहेगी तब तक वे भी नहीं मानेंगे। अब एक ही रास्ता है, भागकर शादी कर लो मुझसे। मैं बोला, नहीं, मैं करूंगा तो सबकी मर्जी से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर वह मेरा हाथ पकड़ कमरे में ले गई। मैं कुछ देर में सोफे पर आकर लेट गया और सो गया। मैं सुबह उठा तो मैंने भाभी से बात करनी चाहिए। फिर मैं सोचने लगा कि भाभी को दिक्कत क्या है मुझसे। मैंने भाभी से कहा, आपने मोहिनी को मारा? भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, कितना प्यार करती थी, ओल्ड एज होम अनाथ आश्रम जाकर सेवा देती हैं और खुद के घर के बच्चों को मारती हैं। ऐसा क्या हो गया हमसे जो ऐसा कर रही हैं? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं भाई, आपसे कितना प्यार करते हैं, आप दोनों कितना खुश रहते हैं, हमारा पूरा परिवार कितना खुश रहता था। ऐसा क्या गलती हो गई जो आपने शादी के लिए सीधा मना कर दिया? कोई कमी है मुझ में? क्या मैं कमाता नहीं, शराबी हूं,
अय्याशी करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, बोलिए कुछ गलत करता हूँ? भाभी ने कहा, सिर्फ ये सब होना काफी नहीं होता। जिंदगी में पति का प्यार सबसे जरूरी होता है, जो मुझे इस घर में नहीं मिलता। तो मैं अपनी बहन को इसी घर में कैसे ले आऊं, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मैं बोला, क्या बोल रही हैं? भाई इतना तो प्यार करते हैं आपसे, आपकी हर बात मानते हैं। भाभी बोली, एक औरत को इतना काफी नहीं होता, उसकी कुछ और भी जरूरत होती है। मैं बोला, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? भाभी ये तुम अपने भाई से पूछो तो बेहतर होगा। मैं बोला, उससे तो मैं पूछूंगा ही, पहले ये बताओ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी, क्या बताती मैं तुम्हें कि तुम्हारा भाई मुझे। मैं बोला, हाँ, इसलिए तो हम परिवार कहलाते हैं। जब आप किसी को बताओगी नहीं तो हल कैसे निकलेगा? मैं बोला, तो इन सबसे मेरी शादी का क्या लेना देना? हमारी शादी आप क्यों नहीं होने देना चाहती हैं? भाभी, क्योंकि जिस घर में मैं खुश नहीं हूँ उस घर में मेरी बहन कैसे खुश रह सकती है? मैं बोला, मतलब आप कहना चाहती हैं कि आप भाई के साथ खुश नहीं हो तो मोहिनी भी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी? मतलब आपको मेरी कैपेबिलिटी पर शक है? भाभी, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं काफी नाराज होकर चला आया। मोहिनी हमारी बातें सुन रही थी। रात में मैं मोहिनी से बात कर रहा था। मोहिनी बोली, हमारी शादी होने नहीं देना चाहती, इसलिए उलझुल बहाने बना रही है। मैं सही कह रही हूँ, मेरे भाई को मैं जानता हूँ, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, हर बात शेयर करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी तो वह मुझे जरूर बताता। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगले दिन मैंने भाभी से कहा, सीधी सी बात है, आपको शक है तो आप टेस्ट ले लीजिए। अगर मैं फेल हो गया तो आप शादी नहीं होने देना, और अगर मैं पास हो गया तो शादी के लिए हाँ बोल देना। भाभी बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये सब नहीं करूंगी और तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ऐसी बात करते हुए? मैं बोला, जब आपको शर्म नहीं आई अपने पति पर लांछन लगाते हुए तो मुझे क्यों आएगी? भाभी बोली, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, जो सच है वही बताया है। मैं बोला, मुझे नहीं पता है, मेरे भाई के बारे में आप हमारी शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए उलझुल बहाने बना रही हैं। अगर मुझ पर शक है तो आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। भाभी बोली, मैं ये सब नहीं करने वाली। मैं बोला, आप पूरा बताओ क्या प्रॉब्लम है? भाभी, पता नहीं, पर वे मुझे टाइम ही नहीं देते। कभी जब वीक में एक आध बार हाथ भी लगाते हैं तो मैं पहली बार शर्माते हुए मना करती हूँ, तो फिर वे मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं बोला, क्या आपने कभी उनको बोला या रिझाने की कोशिश की? भाभी बोली, मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं बोला, मतलब आप अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। भाभी चुप रह गई। मैं बोला, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आप में है, भाई में नहीं। भाभी, नहीं, मुझ में क्या प्रॉब्लम होगी? मैं भाई से बात करता हूँ, वह कुछ नहीं बोलेगा, वह हमसे बहुत प्यार करता है। आप बोलो तो अभी उससे पूछ लूं आपके सामने? भाभी बोली, ऐसा करना भी मत, नहीं तो मैं कभी उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। मैं बोला, अरे लगता है आप उसे अभी तक जान नहीं पाई हैं। भाभी, कुछ भी मत बोलो, संस्कारी तो वे हैं, कभी मेरी इजाजत के मुझे हाथ भी नहीं लगाते। तब मैंने उन्हें बताया, सबसे पहले शर्माना छोड़ो, अपनी पति का हर बात में साथ दो। मैंने भाई को फोन मिलाया और कहा, प्रणाम भैया, अभी फ्री हो? कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ फ्री हूँ, बोलो। मैं बोला, भाभी बोल रही थी कि वे तुम्हारे साथ खुश नहीं हैं। भाई बोला, क्या बोल रहे हो, ये सब हुआ क्या है? भाई ने कहा, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उसने कुछ कहा? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। भाई ने भाभी को मना लिया। उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। अब हम चारों एक साथ रहते हैं और काफी खुश भी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दीप हरमन कौर के पति का भतीजा था। इसके बावजूद वह उससे इश्क कर बैठी। केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी मतभेदों के कारण कोयले के दाम आसमान छूने लगे थे। उन दिनों कोयला सामान्य मूल्य से दोगुने से भी अधिक दाम में बिक रहा था। उस स्थिति में सरदार उदय सिंह को कोयला खरीदना मुश्किल हो गया था। पटियाला के चौक पर उनका कोल डिपो था। उनका यह काफी पुराना व्यवसाय था, लेकिन कोयले की आसमान छूती कीमतों से
उनके इस व्यवसाय को गहरा झटका लगा था। कोयले के दाम तो बढ़ ही गए थे, इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि कोयले का सौदा भी 5 से 6 गाड़ियों से कम का नहीं हो रहा था। धंधा करने वालों को धंधा करना ही था, इसलिए कोयला महंगा हो या सस्ता, कोयला तो मंगाना ही था। जिस भाव में माल आएगा उसी भाव में बिकेगा भी। कुछ अपने पास से तो कुछ ब्याज पर उधार लेकर जैसे तैसे उदय सिंह ने 6 गाड़ी कोयला मंगा लिया। संयोग देखो, उदय का माल आते ही केंद्र सरकार ने कोयला कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे तुरंत कोयले की आसमान छूती कीमतें घटकर सामान्य हो गईं। उदय सिंह का तो दीवाला निकल गया। महंगे भाव पर खरीदा गया कोयला उन्हें मिट्टी के भाव बेचना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें मोटा घाटा हुआ। इस घाटे से उन्हें गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगे। घाटा हो या मुनाफा, उदय सिंह ने जिसके पैसे लिए थे उसके पैसे तो देने ही थे। इस तरह उदय सिंह की हालत काफी खराब हो गई। मिलने जुलने वाले यार दोस्त नाते रिश्तेदार आते और सांत्वना देकर चले जाते, कोई मदद की बात न करता। उस समय उनकी इस परेशानी में उनका भतीजा दीप सिंह काम आया। उसने चाचा की मदद ही नहीं की, हर तरह से साथ दिया। बीमारी का इलाज तो कराया ही, व्यवसाय को फिर से जमाने के लिए मोटी रकम भी दी। जब तक सब ठीक नहीं हो गया, दीप दोनों समय उदय सिंह के घर आता जाता रहा। दवा आदि की ही नहीं, घर की जरूरत की अन्य चीजों का भी उसने ख्याल रखा। इसी का नतीजा था कि उदय सिंह ने जल्दी स्वस्थ होकर अपना व्यवसाय फिर से संभाल लिया। उदय के ठीक होने के बाद भी दीप का उनके घर आने जाने का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। अब इसकी वजह चाचा की बीमारी नहीं, खूबसूरत चाची हरमन कौर थी। दरअसल जब से दीप ने चाची हरमन कौर को देखा था, तभी से उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। चाचा से शादी के समय ही वह चाची की सुंदरता पर मर मिटा था, इसमें उसका दोष भी नहीं था। हरमन थी ही इतनी खूबसूरत। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। दीप ने चाचा के साथ जो किया था वह छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए उदय सिंह उसका बहुत एहसान मानते थे। चाची हरमन भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। चाची भतीजे में पटती भी खूब थी। इसकी वजह यह थी कि भतीजा ही नहीं, चाची भी अभी जवान थी, जबकि उदय अधेड़ हो चुका था। उदय सिंह के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी कर दी तो वे अपने अपने पतियों के साथ यूएसए चली गई थीं। उदय सिंह की शादी में हरमन कौर के साथ की थी। हरमन कौर छोटी थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। जिस समय हरमन कौर की शादी उदय सिंह से हुई थी, वह मात्र 16 साल की थी, जबकि उदय सिंह उससे 20 साल बड़ा यानी 36 साल का था। समय के साथ वह 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन वह जवान हुई तो उसका पति बुढ़ापे की ओर बढ़ चला। उदय सिंह बहुत ही शांत, सरल और शरीफ आदमी था। झूठ, छल, कपट आदि से कोसों दूर रहता था। हरमन से हुए उसके दोनों बेटों के नाम थे गुरतीरथ और जसदीप। शादी और बच्चे होने से उदय सिंह की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कोयले में हुए जबरदस्त घाटे ने उदय सिंह की कमर तोड़ दी थी। संयोग से मदद के लिए भतीजा दीप आगे आ गया था। इसी मदद के बहाने दीप का चाचा के घर आना जाना हुआ तो उसे चाची से दिल लगाने का मौका मिल गया। उदय सिंह सुबह ही डिपो पर चले जाते थे, उसके बाद भतीजा दीप उनके घर पहुंच जाता था। उदय सिंह ने पत्नी से कह रखा था कि वह दीप का हर तरह से ख्याल रखे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत बड़े संकट से उबारा था। एक दिन दोपहर को दीप चाचा के घर पहुंचा तो घर में हरमन अकेली थी। उसने डोरबेल बजाई तो हरमन कौर ने दरवाजा खोला। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। हरमन बगल हटकर बोली, आओ अंदर आओ। अंदर आकर दीप सोफे पर बैठ गया। दरवाजा बंद करके हरमन कौर भी आकर उसके बगल बैठ गई। हरमन और दीप भले ही चाची भतीजे थे, लेकिन दोनों हम उम्र थे, इसलिए कभी कभार हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे। लेकिन जब से उसकी नीयत में खोट आई थी, तब से वह खामोश रहने लगा था। ऐसा ही कुछ हाल हरमन का भी था। शायद दोनों को ही इस बात का इंतजार था कि पहल कौन करे। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। जब खामोशी घुटन का रूप लेने लगी तो दीप ने कहा, मैंने तो सोचा था कि चाचा घर पर ही होंगे, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। वह तो आज शंभू बॉर्डर गए हैं, कोयले की गाड़ी आने वाली है।
अब तो वह देर रात को ही आएंगे। कुछ सोचते हुए हरमन ने कहा, तुम्हें उनसे कोई बात करनी थी क्या? दीप ने जब सुना कि चाचा रात से पहले नहीं आएंगे तो उसके दिल में चाची को ले उथल पुथल मचने लगी। उसे लगा कि आज उसके मन की मुराद पूरी हो सकती है। हरमन की बात का जवाब देने के बजाय वह ख्यालों में डूब गया। तो हरमन ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया दीप। जवाब क्या दूं? आपको तो मेरे मन की बात पता ही है। दीप ने कहा। हरमन ने कहा, बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है, या तुम किससे कौन सी बात कहने आए हो? हरमन कम चालाक नहीं थी, वह दीप के मन की बात जानती थी, फिर भी उसके मुंह से उसके मन की बात कहलवाना चाहती थी। इसलिए गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, पहेलियां मत बुझाओ दीप, साफ साफ बताओ क्या बात है। बात बस इतनी सी है। दीप आगे खिसक कर हरमन का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दीप के ये शब्द सुनकर हरमन की आत्मा को अजीब सी शांति मिली। उसके मुंह से ये शब्द कहलवाने के लिए उसका दिल कब से बेचैन था। इसके बावजूद वह बनावटी नाराजगी जताते हुए बोली, अरे बदमाश, तुझे पता नहीं मैं तेरी चाची हूं? और मैं भतीजा? दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पति का भतीजा हूं, फिर भी तुम मुझे देखकर उसी तरह मुस्कुराती हो जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी को देखकर मुस्कुराती है। हरमन ने दीप का हाथ दबाते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो भाई, मन की बात जानते थे, फिर भी अपने मन की बात कहने में इतनी देर कर दी। लेकिन एक बात और, तुम यह प्यार कहाँ तक निभाओगे? जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं यह प्यार निभाऊंगा, दीप बोला। हरमन ने कहा, सोच लो, हम दोनों शादीशुदा ही नहीं, दो दो बच्चों के माता पिता हैं। दीप ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो चाची। पल भर में रिश्तों की परिभाषा बदल गई। दीप सुबह 10 से 11 बजे हरमन के घर आ जाता था। क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल गए होते थे, तो उदय सिंह डिपो दोनों का मिलन निर्बाध गति से चलने लगा था। लेकिन नजर रखने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग उड़ती चिड़िया के पर से पहचान लेते हैं। सीधे सादे उदय को भले ही पत्नी और भतीजे की करतूतों का भान नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में चाची भतीजे को लेकर खूब चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, उड़ते उड़ते यह खबर यूएसए में रह रही उदय सिंह की बहनों तक पहुंच गई थी। उन्होंने पटियाला आकर हरमन और दीप को समझाया भी, लेकिन गले तक पाप के दलदल में डूबे दीप और हरमन ने किसी की नहीं सुनी। उदय सिंह की बहनों ने अपने चचेरे भाई दीप के बाप से मिलकर उसकी शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाएं, लेकिन समझाने की कौन कहे। उसने कहा, तुम लोग अपनी भाभी को ही क्यों नहीं समझाती कि वह इधर उधर मुंह न मारे। उदय सिंह की बहनों ने किसी भी तरह पाप के इस खेल को बंद कराने के लिए किस किस के हाथ नहीं जोड़े, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। इतना सब करने के बावजूद उन्होंने अपने भाई को यह पता नहीं चलने दिया कि भाभी क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी की बेवफाई का पता भाई को चल गया तो वह कुछ भी कर लेगा। बहरहाल दीप सिंह और हरमन कौर का यह खेल बेरोकटोक चलता रहा। उदय सिंह सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाते तो देर रात को ही लौटते थे। इस बीच घर में क्या होता है उन्हें पता नहीं होता था। एक शाम को करीब 5 बजे उदय सिंह हरमन कौर को यह कहकर अपने स्कूटर से घर से निकले कि वह किसी पार्टी के पास जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे तो हरमन कौर को चिंता हुई। वह अपने दोनों बेटों कुछ पड़ोसियों को लेकर उदय की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन रात भर इधर उधर भटकने के बाद भी उदय सिंह का कुछ पता नहीं चला। रात 10 बजे के आसपास उदय सिंह ने फोन करके हरमन को बताया था कि वह अपने किसी दोस्त के घर बैठा है। इसके बाद न उसका कोई फोन आया था और न ही उसके बारे में कुछ पता चला था, क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। अगले दिन सुबह दीप ने फोन द्वारा हरमन को सूचना दी कि सनौली अड्डे पर चाचा की लाश पड़ी है। इसी सूचना पर हरमन दोनों बेटों और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर सनौली अड्डे पर जा पहुंची थी। किसी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हरमन पति की लाश देखकर रोने लगी थी। वह पुलिस को सूचना देने कोतवाली जा रही थी कि रात की गश्त से लौट रहे कोतवाली प्रभारी चौक पर ही मिल गए। हरमन ने जब उन्हें पति की हत्या के बारे में बताया तो वह कोतवाली जाने के बजाय घटनास्थल की ओर चल पड़े। इसके बाद थाने लौटकर उन्होंने हत्या के इस मामले को दर्ज करके स्वयं ही जांच शुरू कर दी।
क्योंकि मामला एक व्यापारी की हत्या का था, इसीलिए व्यापारी हो हल्ला कर सकते थे। इंस्पेक्टर ने उदय सिंह के आस पड़ोस वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने चाची भतीजे के रिश्ते की बात बता दी। इंस्पेक्टर ने उदय सिंह की कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई दिए थे। उन्होंने उन कैमरों की फुटेज निकलवाने को कहा। फुटेज निकलवाकर वहीं हरमन और दीप के सामने देखा गया। फुटेज के अनुसार हत्या वाले दिन दीप हरमन के पास आया और कुछ बातें की। इसके बाद उसने अपना हथियार निकाल कर चेक किया और उसे कमर में खोंसकर चला गया। फुटेज के ये दृश्य देखकर इंस्पेक्टर पूरी कहानी समझ गए। इंस्पेक्टर ने दोनों को सामने बैठाकर सबूतों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की तो जल्दी ही दोनों ने उदय सिंह की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल 2 दिन पहले उदय सिंह ने हरमन और दीप को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। हुआ यह था कि परमजीत सिंह दवा खाना भूल गया था, इसलिए घर वापस आ गया था। संयोग से हरमन कौर घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए उदय सिंह सीधे अंदर आ गया और चाची भतीजे को उस स्थिति में देखकर हक्का बक्का रह गया। सीधा सरल उदय पत्नी और भतीजे को कुछ कहने के बजाय रोने लगा। रोते हुए ही उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए वाहेगुरु तुम लोगों के साथ ठीक नहीं करेगा। उदय सिंह बेबस था। रो धोकर चुपचाप डिपो पर चला गया। वह तो चला गया, लेकिन उसके आंसुओं से उन पापियों की आत्मा कांप उठी। दोनों डर गए, इसलिए दोनों ने उसी समय उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। हरमन कौर और दीप सिंह को पूर्ण अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।